सही विकल्प क्लासेस की सीरीज एसएनवी हिंदी व्याकरण में आप सभी का स्वागत है। हिंदी व्याकरण एक ऐसा विषय है जिससे भारत में आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप यूपीएससी परीक्षा दे रहे हैं, अपना विषय हिंदी चुनते हैं, तो आपसे हिंदी व्याकरण के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। इसके तरह यदि आप यूपी टेट, सुपर टेट, रीटी ऐसे एग्जाम देते हैं तो आपके लिए पढ़ना आवश्यक है ही हिंदी। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिसमें हिंदी व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह कोर्स आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। तो चलिए अपनी हिंदी व्याकरण की यात्रा को हम शुरू करते हैं आज के विषय के साथ। और यह जरूर याद रखिए, जब यह वीडियो अंत की तरफ होगी तब हम आपसे 5 प्रश्न करेंगे। उन प्रश्नों के उत्तर आपको जरूर देने हैं। तो अपनी इस यात्रा की हम शुरुआत करेंगे अब आज के टॉपिक से, जो कि है भाषा और व्याकरण। भाषा क्या है और भाषा को हम क्यों पढ़ रहे हैं? अब भाषा होती क्या है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं पहले। अपने मन के भावों, विचारों को बोलकर, लिखकर या पढ़कर प्रकट करने के साधन को क्या कहते हैं? भाषा। है क्या ये एक साधन है? किस चीज का? बोलकर, लिखकर या पढ़कर प्रकट करने का। किसको? अपने मन के भावों को। अब यदि आपने ध्यान दिया हो या नहीं दिया हो, मगर भाषा का इस्तेमाल आप बोलकर, लिखकर और पढ़कर जरूर करते हैं। यदि आप एक विद्यार्थी हैं या पढ़ना लिखना जानते हैं या कुछ नहीं तो बोलना तो जानते ही हैं, तो सभी लोग भाषा का इस्तेमाल तो करते ही हैं। भाषा का मूल शब्द होता है भाष, जिसका अर्थ होता है बोलना। बोलना क्यों आवश्यक है? कि आप जो सोच रहे हैं वो दूसरे तक पहुंचेंगे कैसे? किसी न किसी साधन से। वह साधन क्या है? भाषा है। अब यहाँ हम क्या क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। यदि आप सोचें तो अभी आप जो भी पढ़ रहे हैं वे आपके दिमाग में प्रोसेस हो रहा है, यानी आपके मन के भाव बन रहे हैं उससे, वो भी किसी भाषा में है। इसके इतर जब मैं आपको यह चीज़ बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो वो मैं बोल रहा हूँ, ये आपके सामने लिखा भी हुआ है और जो लिखा है आप उसे पढ़ भी रहे हैं। तो भाषा क्या है? एक साधन है जिससे क्या होता है, हम अपने मन के भावों को बोलकर, लिखकर या पढ़कर किसी के सामने प्रकट करते हैं। ठीक, 2 तरीके होते हैं इसके मुख्यतः। पहला मौखिक, दूसरा लिखित। लिखित होगा तभी आप पढ़ सकेंगे, लिखित होगी कोई चीज़ तभी आप पढ़ सकेंगे। इसीलिए इसके मूल रूप से 2 ही तरीके हैं। कौन से है? मौखिक है और लिखित है। मौखिक में क्या होता है कि जब भी आपको अपने मन के भाव, अपनी मन की बातें किसी को बतानी है, कैसे बतानी है? बोल के बतानी है। तुरंत आप बोल देंगे, उसको क्या बोलेंगे? मौखिक तरीका, यानी मौखिक रूप। और जब भी आप कागज कलम लेंगे उससे आप लिख देंगे, यानी जब भी आप लिख के दे देंगे बात, लेटर भेज देंगे किसी को, तो वो क्या हो गई? लिखित रूप में बात होगी। समझ में आ रही है दोनों चीजें? जब भी आप अपने मुंह से कोई भी चीज किसी को बोल के बता देंगे तो उसको क्या बोल देंगे? मौखिक रूप। और जब भी आप लिख देंगे तो क्या बोलेंगे उसको? लिखित रूप। ठीक, बहुत ही ज़्यादा बेसिक सी चीज़ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसको आसानी से आप समझ भी गए होंगे। इसके बाद में जो टॉपिक आता है वो है लिपि। लिपि क्या है? बोले जाने वाली हर ध्वनि को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। क्या निश्चित किए गए हैं साहब? चिन्ह निश्चित किए गए हैं। अच्छा, तो इन्हीं चिन्हों को लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। चिन्ह किसके निश्चित किए गए हैं? कुछ ध्वनि के लिए। 4 जगह मैंने आपके लिए मार्कर चलाया है और चारों जगह यदि आप गौर से देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लिपि आखिर होती क्या है। उदाहरण लेते हैं। हिंदी में आपसे कहूँ कि कोई भी शब्द लिख दीजिए, मैं कहूँ कबूतर लिख दो, खरगोश लिख दो, गमला लिख दो, सब लिखते हुए चले जाएंगे हिंदी में। अंग्रेजी में कहूँ एप्पल लिख दो, बॉल लिख दो, कैट लिख दो, डॉग लिख दो, सब लिखते हुए चले जाएंगे आप अंग्रेजी में। हिंदी में भी लिख सकते हैं इन्हीं शब्दों को। यानी जो भाषा है जिनके चिन्ह आपको पता है, किस ध्वनि पर कौन सा चिन्ह निश्चित है ये आपको पता है, और उसको लिखना किस तरीके से ये आपको पता है, तो आप आसानी से लिखते हुए चले जाएंगे। हिंदी और अंग्रेजी ये 2 भाषाएं आपने बचपन से पढ़ी होंगी, तो इनको आप आसानी से लिखते हुए चले जाएंगे। मगर यदि मैं आपसे कहूँ कि इसको आप चाइनीज़ में लिखिए, लिखिए कबूतर चाइनीज़ में, लिखिए एप्पल चाइनीज़ में, और छोटे शब्द बॉल लिखिए चाइनीज़ में, थोड़ी सी मुश्किल शुरू हो जाएगी। क्यों मुश्किल शुरू हो जाएगी? क्योंकि आपको वह चिन्ह नहीं पता है। क्या नहीं पता है? वो चिन्ह नहीं पता है आपको जो कि चाइनीज़ में लिखेंगे। और क्या नहीं पता है आपको? लिखें कैसे भाई? वो जो लिखने का तरीका है वो आपको पता ही नहीं है। पता होगा तो आप चाइनीज़ में भी लिख देंगे। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आपको कोई ध्वनि, उसके लिए निश्चित किया हुआ चिन्ह पता है, उसके लिखने का तरीका पता है, तो आप किसी भी भाषा को लिख सकते हैं। और ये जो तरीका होता है इसको हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। एक और उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। आपके सामने चित्र है यहाँ पर। इसमें यदि मैं आपसे कहूँ कि आप ये वाली लाइन पढ़िए जो ऊपर है, ये वाली लाइन को पढ़ दीजिए, ये वाली लाइन आप पढ़ दीजिए, तो आपको हो सकता है मुश्किल हो। मगर यदि मैं आपसे कहूँ कि ये अक्षर और ये अक्षर दोनों एक समान है, तो आप तुरंत पढ़ते हुए चले जाएंगे। ये छोटा आ है, ये बड़ा आ है, छोटी ई है। क्यों पढ़ते हुए चले जा रहे हैं? क्योंकि ये जो नीचे लिखा हुआ है ये देवनागरी लिपि में है।
देवनागरी लिपि। ये कौन सी लिपि है साहब? ये जो हिंदी पढ़ते हुए आए हो ना बचपन से, उसकी लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं। और क्योंकि आपने इस भाषा को इतना ज़्यादा पढ़ा है कि आपके दिमाग में ये बस चुकी है, तो आप तुरंत पढ़ते हुए चले जाएंगे कि ये छोटा आ है, ये बड़ा आ है, ये का है, ये खा है, ये गा है। तो ये आप आसानी से उसको पढ़ते हुए चले जाते हैं। तो उम्मीद है आप यह समझ पाए होंगे कि लिपि क्या होता है, ज़रूरत क्यों होती है कि जब भी हम भाषा को लिखेंगे, जब हम भाषा बोलेंगे तो कोई ना कोई ध्वनि निकलेगी, और उस ध्वनि को, उस आवाज़ को जब हम चिन्हों के सहारे, यानी किसी न किसी मार्क के सहारे जब हम पेपर पर लिखेंगे, तो हम किसी न किसी लिपि का इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए लिपि की आवश्यकता होती है। अब लिपि अनेक तरह की होती हैं, भाषाएं अनेक तरह की, लिपि अनेक तरह की। जैसे जब भी आपने पंजाबी लिखी हुई देखी होगी तो वो गुरमुखी लिपि में होती है। तमिल आपने लिखी हुई देखी होगी वो तो तमिल लिपि में होती है। देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, मराठी, बोडो, संथाली, कोंकणी लिखी आती है। संस्कृत जो सबसे पुरानी भाषा कही जाती है वो भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। प्रश्न आ सकता है आपसे कभी भी, उसको कभी भी मिस मत कीजिएगा। रोमन लिपि में 3 भाषाएं मुख्यतः अंग्रेजी, जर्मन और फ्रांसीसी, और फारसी लिपि में उर्दू भाषा लिखी जाती है। कश्मीरी भाषा को लिखने के लिए आपको शारदा लिपि की आवश्यकता होती है। उम्मीद है आपको ये सभी जो लिपि और भाषाएं हैं समझ में आ गई होंगी, और यह इंपॉर्टेंट स्लाइड है। यदि आप पेन कॉपी लेके नहीं बैठे हैं तो बैठ जाइए और इनको जरूर लिखा कीजिए। जो भी आपको महत्वपूर्ण लगे आप तुरंत लिखिए उसको। हमेशा जब भी आप कोई भी क्लास लें ऑनलाइन तो उसमें एक पेन और कॉपी लेके बैठें, जिसमें कि आपको यदि कोई भी चीज़ महत्वपूर्ण लगती है तो आप उसको तुरंत लिख सकें। आगे चलते हैं। आगे जो बात होती है वो होती है भारतीय भाषाओं के बारे में। भारत के संविधान में एक अनुसूची है जिसको 8वीं अनुसूची कहते हैं। कौन सी अनुसूची कहते हैं? 8वीं अनुसूची। है क्या इसमें? भाषाएं हैं साहब। कितनी भाषाएं हैं? 22 हैं। कौन सी भाषाएं? हिंदी, असमिया, हम मेरे साथ बोलिए, हिंदी, असमिया, बंगाली, डोगरी, बोडो, उर्दू, नेपाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मराठी, मणिपुरी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, तमिल, सिंधी और तेलुगु। ये सभी भाषाएं हैं। इन सभी भाषाओं को आपने याद कर लेना है। एक एक भाषा को आपको याद कर लेना है, ताकि कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि यह भाषा 8वीं अनुसूची में है या नहीं, तो आप उसका सही उत्तर तुरंत दे दें। एक और जो फैक्ट आपके सामने इसके बाद है वो ये है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया और केंद्रीय सरकार के कामकाज के लिए अनिवार्य घोषित कर दिया। यहां एक प्रश्न खड़ा होता है कि राजभाषा है तो क्या ये राष्ट्रीय भाषा भी है? और राष्ट्रीय भाषा क्या होती है, राजभाषा क्या होती है? इसके बारे में डिटेल में बात आपसे जब करेंगे, जब हम आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे। पॉलिटी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा राज्य व्यवस्था में कि राष्ट्रीय भाषा राजभाषा में क्या अंतर होता है। फिलहाल के लिए आप यह समझ लीजिए कि राजभाषा का जो अर्थ है वो है केंद्र सरकार के कामकाज के लिए, यानी फॉर ऑफिशियल यूज। ऑफिस के कामों के लिए जो भाषा होगी कौन सी होगी? हिंदी। तो क्या सच में केवल एक ही भाषा है हिंदी? जी नहीं, एक और भाषा है। वो भाषा भारत की मूल भाषा नहीं है, मगर उसका प्रभाव हमारे और आपके जीवन पर आपको जरूर देखने को मिलता होगा। भारत की मूल भाषा नहीं है। अब वह कौन सी भाषा है वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आप मेरे कमेंट में बताएंगे जल्दी से। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे कि ऐसी भाषा भारत की मूल भाषा नहीं है, मगर आज भी ऑफिशियल कामों में इस्तेमाल होती है। और कौन सी भाषा है वो आप जल्दी से कमेंट में बता देंगे। अब जब बात हिंदी की चली रही है तो आइए हिंदी के विकास क्रम को देख लेते हैं। वैदिक संस्कृत, सबसे पुराने ग्रंथ जो कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं वेद। कितने वेद हैं? 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब ऋग्वेद जो है यह इन चारों वेदों में सबसे पुराना है और यह कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? वैदिक संस्कृत। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का समय कौन सा था? वैदिक संस्कृत का। इसके बाद में आई लौकिक संस्कृत, 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व का समय। इसमें 2 बड़ी रचनाएं हुई। कौन सी रचनाएं? एक तो आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। दूसरी रचना थी वो थी महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना। ये दोनों रचनाएं बेहद महत्वपूर्ण हैं और पूछ भी लिया जाता है कि इनकी रचना भाषा के कौन से कालखंड में की गई। इसके बाद में भाषा आती है पाली, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। बुद्ध धर्म में 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। त्रिपिटक इनको कहा जाता है और ये पाली भाषा में रचित है। इसके बाद में भाषा आई प्राकृत, जिसे बोलचाल की भाषा कहा जाता है। अमूमन आपने यह देखा होगा कि जो पुस्तकों में भाषा लिखी होती है, हिंदी की हो, अंग्रेजी की हो,
और एक भाषा वो होती है जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं। तो आपने थोड़ा सा अंतर जरूर देखा होगा, जो हम बोलते हैं ये भाषाएं उतनी शुद्ध नहीं होती जो पुस्तकों में लिखी होती है। तो प्राकृत बोलचाल की भाषा थी और जैन धर्म की जो रचनाएं हैं वो प्राकृत में हैं। इसका समय था 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। वहीं अपभ्रंश की जब हम बात करते हैं, इसको बोला जाता है टूटा फूटा स्वरूप, यानी प्राकृत के बाद भी एक टूटा फूटा स्वरूप भाषाओं का डेवलप होना यहाँ से शुरू हुआ। हिंदी भी अपभ्रंश से ही निकली और भी कई भाषाएं, जिनको हम आगे वाली साइड में पढ़ेंगे, कई सारी भाषाएं यहाँ से निकली। ये कौन सा समय था? ये था 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। अब जब अपभ्रंश की बात चल रही है और ये माना जाता है कि हिंदी यहीं से निकली है और हम पढ़े हिंदी व्याकरण रहे हैं, तो ये महत्वपूर्ण होता है कि हम अपभ्रंश को भी डिटेल में पढ़ें। तो आइए देखते हैं अपभ्रंश को भी डिटेल में। अपभ्रंश जो हैं वे कुछ इस प्रकार हैं। ये जो आपको पीले रंग में यानी येलो कलर में जो दिख रही हैं, शौरसेनी, मागधी, पैशाची, अर्धमागधी, खस, ब्राह्मण और महाराष्ट्री, ये सभी अपभ्रंश हैं। राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी और गुजराती ये शौरसेनी से विकसित हुई हैं। हिंदी का भी विकास शौरसेनी से ही माना जाता है। मागधी से विकसित हुई हैं उड़िया, असमिया, बिहारी और बांग्ला। पैशाची से विकसित हुई है लहंदा और पंजाबी। अर्धमागधी से विकसित हुई है पूर्वी हिंदी। खस से विकसित हुई है पहाड़ी भाषाएं जैसे कुमाऊनी है, गढ़वाली है, नेपाली है। राजा से विकसित हुई है सिंधी भाषा। वहीं महाराष्ट्री से विकसित हुई है मराठी भाषा। तो ये जो नीचे आपके लिखी हैं ये सभी क्या हैं? ये आधुनिक भाषाएं हैं। और ये सब क्या हैं जो पीले रंग में आपके लिए लिखे हुए हैं? ये सब क्या हैं? ये अपभ्रंश हैं। क्या हैं ये? अपभ्रंश। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड हो सकती है, इसीलिए आप चाहें तो इसके नोट्स ले सकते हैं। आगे चलते हैं और अब हम बात करेंगे हिंदी के विकास क्रम में एक और महत्वपूर्ण जो कालखंड था वो था अवहट्ट का समय। ये कौन सा समय था? इसको अपभ्रंश का परिवर्तित रूप माना जाता है। थोड़ा बदला हुआ रूप था। किसका? अपभ्रंश का है। मूल समय इसका 900 से 1100 ईस्वी से, और ये भी माना जाता है 14वीं शताब्दी तक यह रहा। प्रमुख रचनाकार यदि हम इसमें बात करें तो वो है अब्दुल रहमान, दामोदर पंडित, ज्योतिश्वर ठाकुर और विद्यापति। ये इसके प्रमुख रचनाकार कहे जाते हैं। भारतवर्ष में यदि आप रहते हैं तो आपने एक चीज़ जरूर ऑब्जर्व की होगी कि हिंदी सभी जगह एक जैसी नहीं बोली जाती है। यानी जिस जगह आप हैं वहाँ का प्रभाव हिंदी पर जरूर देखने के लिए मिलता है। तो इसीलिए यह कहा जाता है कि हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। वह बोलियाँ कितनी हैं? 18 बोलियाँ और उपभाषाएं कितनी? 5। कौन सी हैं? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी। ये सभी क्या हैं? ये 5 उपभाषाएं हैं हिंदी की। याद रखिएगा इन्हें। बोलियाँ क्या हैं राजस्थानी में? मारवाड़ी, जयपुरी या डुडारी, मेवाती और मालवी। पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोलियाँ हैं? कौरवी या खड़ी बोली, बांगरू या हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। पूर्वी हिंदी में कौन सी बोलियाँ हैं? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। वहीं बिहारी में हम बात करें तो हैं भोजपुरी, मगही और मैथिली। पहाड़ी में जब हम बात करते हैं तो उसमें हैं कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। राजस्थानी जो है वे मुख्यतः राजस्थान के जो इलाके हैं वहाँ बोली जाती हैं। पश्चिमी हिंदी हरियाणा, उत्तर प्रदेश के इलाकों में प्रचलित है। वहीं पूर्वी हिंदी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में। वहीं बिहारी हिंदी बिहार और उत्तर प्रदेश में। पहाड़ी की जब हम बात करते हैं तो वह उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में होती है। अब आप मुझे जल्दी से एक चीज़ बताएंगे यहाँ कि वो भारत का कौन सा प्रदेश है जिसने संस्कृत को अपनी राजभाषा का दर्जा दिया है? जल्दी से बता देंगे। अब हिंदी भाषा का प्रयोग विस्तृत है, हम सभी जानते हैं, क्योंकि इसको राजभाषा के रूप में उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, इन सभी में इसको राजभाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उत्तरांचल यदि आप नहीं जानते तो आगे उत्तराखंड है, उसको उत्तरांचल कहा जाता था पहले। द्वितीय भाषा के रूप में हम बात करें तो पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात में। वहीं संपर्क भाषा के रूप में इस्तेमाल की बात करें तो दक्षिण भारत के राज्यों में, पश्चिमी बंगाल, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों में भी इसका इस्तेमाल होता है। नक्शा जो है वो आपको जरूर बता देगा कि हिंदी का जो क्षेत्र है वह कितना ज़्यादा विस्तृत है। दुनिया भर में करोड़ों लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं। दुनिया भर में हिंदी बहुत सारे देशों में बोलने वाले हैं। वहीं फिजी एक ऐसा देश है दुनिया में जिसने अपनी राजभाषाओं में से एक राजभाषा है उसकी हिंदी भी है। आगे चलते हैं तो यहाँ अब बात आएगी व्याकरण की। भाषा और व्याकरण पढ़ रहे हैं। भाषा में हमने हिंदी के बारे में विस्तृत चर्चा कर ली है। अब बात आती है व्याकरण की। और व्याकरण क्या है? एक शास्त्र है। किस चीज़ का शास्त्र है? वो शास्त्र जो हमें वर्णों, शब्दों और वाक्यों के शुद्ध प्रयोग को बताए। किसके? वर्णों, शब्दों और वाक्यों के शुद्ध प्रयोग की जानकारी दे। वो क्या है? व्याकरण है। जैसे आप जब बोलते हैं कोई भी चीज़
या आप जब लिखते हैं कोई भी चीज़, वह कितनी शुद्ध है, यह इस बात से स्थापित हो सकता है कि उसमें आपने व्याकरण से संबंधित गलतियाँ कितनी की हैं। इन्हें अंग्रेजी में बोला जाता है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। जब आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम होती हैं तो आपकी अंग्रेजी बहुत शानदार मानी जाती है, बहुत अच्छी अंग्रेजी है। इसी तरह हिंदी में है, यदि आपकी व्याकरण से संबंधित गलतियाँ त्रुटियाँ कम हैं तो फिर आपकी हिंदी अच्छी मानी जाती है। क्योंकि व्याकरण है क्या, यह वास्तव में शास्त्र ही उस चीज़ का है जहाँ आपके वर्ण यानी अक्षर जो होते हैं हमारे, वो वर्णों से बनते हैं। तो अक्षरों से बनता है शब्द, शब्दों से जब हम वाक्य लिखते हैं तो उसका तरीका क्या है, क्या वह बिल्कुल सही तरीके से लिखा है, नहीं लिखा है, इसकी जानकारी हमें कौन देता है, व्याकरण देता है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब व्याकरण की जब हम बात करते हैं, हिंदी व्याकरण की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसके 4 अंग कहे जाते हैं। कितने अंग कहे जाते हैं? 4 अंग। क्या क्या होते हैं इसमें? पहला है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा पद विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार में बात करते हैं तो उच्चारण, वर्गीकरण, लेखन और संयोजन। किसका? वर्णों का। हम आने वाले चैप्टर में आपको इन सभी चीज़ों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। वर्ण विचार क्या होता है, शब्द विचार क्या होता है, पद विचार में संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण सब क्या होते हैं, वाक्य विचार क्या है, वेद क्या है, संबंध क्या है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा की जाएगी। मगर फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि यहाँ पर वर्णों की बात की जाती है वर्ण विचार में, शब्दों की बात यानी शब्दों के भेद, व्युत्पत्ति और रचना किस तरह से की जाए, क्या वह सही है, किस तरह से सही शब्द किस तरह से लिखा जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। पद विचार की जब बात करें तो संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण ये क्या चीज़ होती है, इनका इस्तेमाल क्यों होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है, इन सभी के बारे में बात कहाँ करते हैं? पद विचार में करते हैं। वहीं वाक्य विचार की जब बात करते हैं तो वाक्यों के क्या क्या भेद होते हैं और उसके संबंध क्या होते हैं, वाक्य विश्लेषण क्या होते हैं, विराम चिन्ह किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं, इन सभी के बारे में चर्चा कब करेंगे? जब हम वाक्य विचार की बात करेंगे। तो इन सभी के बारे में हम डिटेल में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे आपसे आने वाली वीडियोज़ में। मगर फिलहाल वक्त है आज की प्रश्नावली का। देखते हैं आज के क्या प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, हिंदी कौन से अपभ्रंश से विकसित हुई है? दूसरा प्रश्न है, पूर्वी हिंदी की बोलियां क्या हैं? तीसरा प्रश्न है, त्रिपिटक की रचना किस भाषा में है? वहीं चौथा प्रश्न है, हिंदी की मुख्यतः कितनी उपभाषाएं हैं? पांचवा प्रश्न कहता है, व्याकरण के किस अंग का संबंध संज्ञा सर्वनाम इत्यादि से है। ये सभी चीज़ें मैंने आज आपको बताई हैं। इनके उत्तर यदि आपको नहीं पता है कोई बात नहीं, वीडियो को दोबारा देखें। जिनके उत्तर सही होंगे उनकी कमेंट्स पर एक हार्ट दे दिया जाएगा ताकि बाकी सभी लोग भी जो कमेंट कर रहे हैं उनको पता रहे कौन से उत्तर सही है। इसके अलावा हम अगली वीडियो में भी इनके सही उत्तर को डिस्कस जरूर करेंगे। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक खुश रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की